तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो कुछ सालों के बाद पेमेंट रिटर्न करते हैं, तो जो कुछ सालों के बाद पेमेंट करना है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, वो यदि मैं आज के दिन में पेमेंट कर दूं तो थोड़ा तो कम होगा ना। आप ही का रूल है वो 4 रीजन, बहुत गाय बजा के आपने बोले थे, वो 4 रीजन यहाँ पर तो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, हम आपके पास ही थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो अब ये नहीं होगा। इसका मतलब जो अमाउंट टोटल देनी है उसमें से इंटरेस्ट फैक्टर, क्योंकि आप 1 साल जल्दी ले रहे हो, 2 साल आप हमारे पैसे आपके पास रहेंगे, आप कुछ उसमें से ज्यादा कमाओगे, हम कमा सकते थे वो हम घुमा रहे, वो मतलब वो कल जितना बोला वो सब रिवर्स में सोचो अभी। हाँ सर वो भी है। तो माइनस इंटरेस्ट करके जो अमाउंट है वही मुझे देनी पड़ेगी ना। मतलब इसका प्रोसेस जो है वो ये है कि आज की डेट में जो वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, बराबर, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी में हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो मनी की वैल्यू मिलेगी वो आज की नहीं, हम क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी बोलेंगे। और यदि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी 30,000 है, उसका आज की क्या वैल्यू, तो उसके लिए हम बोलते हैं यदि मैं फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट को माइनस करूं तो क्या मिलेगा, तो बोलेगा सर प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। ये जो प्रोसेस है जो पहले जो अभी मैंने डिस्कस किया था वही, कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की जर्नी जो है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और ये प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू मतलब रिवर्स जर्नी जो है उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो दोनों तरीके से समझ है, इंटरेस्ट प्लस भी करना है कभी माइनस भी करना है। जब फ्यूचर वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट टू फ्यूचर में जा रहे हैं तो इंटरेस्ट ऐड करते हैं, और ये जो काम किया उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और फ्यूचर की वैल्यू ये है आज की डेट में जो चाहिए, तो आप सर इसका कुछ एडजस्ट करो, चलो भाई इसमें 2,000 एडजस्ट करो और इसमें 4,000 एडजस्ट करो, तो 6,000 कम करके 74,000 अभी दे दो। इसका मतलब जो 80,000 की फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 74,000। ये फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू का प्रोसेस है जिसमें इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो हमेशा ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में ये काम होता रहता है, कंपाउंडिंग का और डिस्काउंटिंग का, और दोनों तरफ हो रहा है, इसलिए दोनों याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करना ही सीखा है, इंटरेस्ट माइनस करना भी सीखना पड़ेगा। तो ये दो टर्म एडिशनली समझ में आ गई, व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड व्हाट इज डिस्काउंटिंग। चलिए सर ये भी समझ में आ गया। अब बात होगी कि इंटरेस्ट जो है वो कितनी तरीके से है ये सब। लेकिन ये जो एक स्टडी मटेरियल है जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, तो ये स्टडी मटेरियल हमारे सिस्टम के हिसाब से चैप्टर 2 और आपको ये स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, डोंट वरी। तो उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कि भाई जैसे टाइम पास होता है वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता है ये। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रीजंस क्या है या टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी के रीजंस क्या है वो सब भी यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको बताई थी भाई, तो वो मतलब कंपाउंडिंग क्या है और डिस्काउंटिंग क्या है, ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड, ये सब जो कल डिस्कस किया था वो। और उसके बाद हम जहां पर आके रुके थे वो है काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कल का डिस्कशन हमारा यहां तक हुआ था, कहने का मतलब ये। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो समझते हैं कि किस तरीके से काम होता है। चलिए तो देखते हैं भाई इस पर भी।
मान लीजिए कि भाई 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है। समझने के लिए अच्छी तरीके से हम सीधी फिगर लेते हैं 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 है और रेट परसेंट पर एनम ही मान लीजिए, मतलब आर जिसको मैं बोलता हूं रेट, वो मान लीजिए 10% है। 10% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या होगा एक साल में, मतलब यहां मैं पीरियड की बात करूं तो 0 to 1 ईयर, मतलब आज मैं पैसा दे रहा हूं वो 0.0 है। एक साल का जब पीरियड खत्म होगा मतलब फर्स्ट ईयर, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ईयर, 0 to 1 मतलब फर्स्ट ईयर। ईयर की बात करो तो फर्स्ट, पीरियड की बात करो तो 0 to 1। तो फर्स्ट मतलब बेबी बॉर्न होता है उस वक्त उसकी एज 0 होती है, ऐसा समझ के चलो। फिर एक साल का हुआ पहली बर्थडे, ठीक है ऐसा। तो वो एक साल, लेकिन जो एक साल होता है वो एक साल खत्म हुआ होता है, समझ के चलो। 1 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। तो ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कैलकुलेशन में। फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर कंप्लीशन के बाद जो खत्म हुआ वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ऐसा मान, ठीक है। तो 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट होगा 10। यदि एक साल के बाद ही पैसा वापस देना है तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया भाई, 110 हमें वापस करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर की बात करें मतलब पीरियड हुआ 1 से लेके 2 तक का, तो 2 साल में भी इंटरेस्ट कितना, तो दूसरे पीरियड का इंटरेस्ट भी 10% के हिसाब से 10 होगा। तो 2 साल यदि आपने अमाउंट अपने पास रखा हुआ है तो 10 रुपया प्लस 10 रुपया मिला के इंटरेस्ट होगा 20 और एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगी 120। क्लियर। थर्ड ईयर की बात करें मतलब 2 to 3 के लिए, तो 100 का 10% के हिसाब से फिर से 10 रुपये का इंटरेस्ट, तो 3 साल तक आपने 100 रुपया अपने पास रखा हुआ है, 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 30 रुपीज हुआ। मतलब स्प्लिट करें तो फर्स्ट ईयर का 10, सेकेंड ईयर का 10, थर्ड ईयर का 10, मतलब ये होगा 130। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? तो सर कंपाउंड में क्या होता है, कुछ अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कंपाउंड में ये पीरियड वाला पोर्शन वही ऐसा मान लो, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% ही है। पहले साल 100 का 10% मतलब इंटरेस्ट होगा 10 रुपया और एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगी 110। इससे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे साल जब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो 110 ले लेंगे, क्योंकि अभी एक साल के बाद मनी वैल्यू हो गई है 110। अब वो बोलेगा कि 110 हो चुका है, वापस दे रहे हो तो कि नहीं अभी नहीं, तो ठीक है अब इंटरेस्ट 100 रुपए पे नहीं लगेगा, अब प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी 110 और उस पर 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट 11 और क्यूमुलेट होके अमाउंट हो जाएगी 121। अभी भी पेमेंट कर रहे हो, अभी बाकी है थोड़ा, ओके डोंट वरी, हमें क्या है, हम तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे। 121 पर 10% इंटरेस्ट 12.1, क्यूमुलेटेड अमाउंट 133.1। आगे जो बन जाना है भाई, अब तो थक गए छोड़ो। तो कहने का मतलब है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का मॉडल ये है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मॉडल है। फर्क क्या है आपको समझना चाहिए। फर्क ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर ही होता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड किस पर, ओनली ऑन
प्रिंसिपल अमाउंट, ये याद रखो। कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप समझ के चलो भाई, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अप टू प्रीवियस पीरियड, ठीक है। जिसका मतलब है एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो होता है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो सीधा मतलब है कि यहां इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहेगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट remains constant for every period, ठीक है। जबकि यहां क्या होगा भाई, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, चेंज होगा और वो भी इंक्रीज ही होगा, बराबर। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट increases for every period, चेंज भी होगा लेकिन वो भी बढ़ता रहेगा, कम होने वाला नहीं है। ये दोनों में ये फर्क है भाई। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यदि 3 साल का इंटरेस्ट देखो 30 है, 3 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई 30, तो एवरेजली 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ, एवरेज रेट क्या हुआ 10 रुपया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही एवरेज रेट है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एवरेज तो 10 हुआ है, यहाँ 100 पर है इसीलिए वो सेम रहता है और कुछ नहीं। फिगर अलग होती है, अमाउंट अलग होती है, लेकिन यह जो एवरेज है वो 30 तो डिवाइड बाई 3, लेकिन यहाँ 33.1 है देखो। तो यहाँ 33.1 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज मेंटेन नहीं होगी, मतलब। लेकिन ये फिर भी ऑन एन एवरेज 10% से रेट से ही बढ़ रहा है, ये भी ऑन एन एवरेज 10% से ही बढ़ रहा है। लेकिन ये 10% का कैलकुलेशन पैटर्न अलग है, ये 10% का कैलकुलेशन पैटर्न अलग है। एवरेज रेट जो है वो तो 10% दोनों में है, लेकिन फिर भी अलग क्यों दिखाई दे रहा है। यहाँ तो आप कुछ एवरेज सर अलग आ रहे हैं, 33.1 डिवाइड बाई 3 करे तो कुछ 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हमें एवरेज कौन सी मानेंगे, 10 मानेंगे एवरेज रेट या 11 पॉइंट समथिंग मानेंगे। मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। ये जो 10% है ये भी सही है, ये 10% भी सही है, लेकिन मॉडल अलग है। ये एरिथमेटिक मीन का मॉडल, मतलब एवरेज का मॉडल है 3। वैसे तो अभी सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो पूरा डिस्कशन होगा, आगे वही आने वाला है स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन एवरेज जो होते हैं वो 3 होते हैं, एरिथमेटिक सॉरी पहले मीन, मीडियन और मोड की बात करते हैं। लेकिन जनरली मीन के लिए हम एवरेज वर्ड यूज करें तो उसमें भी 3 मॉडल है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का मॉडल है वो एरिथमेटिक मीन, मतलब एवरेज 10% है, लेकिन कौन सी एवरेज, एरिथमेटिक मीन। तो यहां पर एवरेज का मतलब है एरिथमेटिक मीन, और यहां पर एवरेज का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 10% के रेट से बढ़ रहा है, मतलब 10% मतलब कौन सा रेट, ज्योमेट्रिक रेट, ज्योमेट्रिक मीन फॉलो हो रहा है। तो देखो कैलकुलेशन के 2 मॉडल है, एक मॉडल है एडिटिव मॉडल और एक मॉडल है मल्टी। वैसे 3 मॉडल है, रेसिप्रोकल मॉडल तीसरा भी है, लेकिन हम 2 मॉडल की बात करते हैं। एक मॉडल का नाम है एडिटिव मॉडल, दूसरे मॉडल का नाम है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एरिथमेटिक मीन जो है वो एडिटिव मॉडल है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। मतलब आपको कोई चीज इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज वैल्यू भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इंटरेस्ट में 10% ऐड करने के बाद 110 हुआ, अब ये नया जो ऐड हुआ है वो एडेड वैल्यू भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। उसको क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंडिंग ग्रोथ।
लेकिन यहाँ एडेड वैल्यू नेक्स्ट एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं है, वो सिंपल ग्रोथ है। तो दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, सिंपल ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग ग्रोथ। पॉपुलेशन कैसा है, सिंपल ग्रोथ है या कंपाउंडिंग ग्रोथ है? तो कंपाउंडिंग ग्रोथ, क्योंकि एक बार जो पॉपुलेशन बढ़ा वो इंक्रीज पॉपुलेशन भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे एक बार इंटरेस्ट बढ़ गया तो वो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होने के बाद फिर से इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से मतलब प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 11 नहीं आता, 10 का 10 ही रहता, ये 11 आ रहा है किसकी वजह से, जो ग्रोन अमाउंट है वो भी नेक्स्ट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी याद रखो, लॉजिक ये है कि आपका दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, सिंपल ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग ग्रोथ। जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है और सिंपल ग्रोथ, उसमें फर्क क्या है, तो सिर्फ यही फर्क है कि सिंपल ग्रोथ में ग्रोन वैल्यू इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट ग्रोथ, जबकि कंपाउंडिंग ग्रोथ में ग्रोन वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट ग्रोथ। और जो सिंपल ग्रोथ वाला मॉडल है वो एडिटिव मॉडल है, और जो कंपाउंडिंग ग्रोथ वाला मॉडल है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं एवरेज के साथ, तो अरिथमेटिक मीन ये कौन सा मॉडल है भाई, सिंपल ग्रोथ का मॉडल है, मतलब एडिटिव मॉडल है। और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, तो ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। इसी हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया वही है, कौन सा, अरिथमेटिक मीन बोलो या एडिटिव मॉडल बोलो, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सर ये सब इंक्रीमेंट में ही होता है, डिक्रीमेंट में नहीं होता, डिक्रीमेंट में भी होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, डेप्रिसिएशन में एसेट की वैल्यू कम होती है, तो उसमें भी दो मॉडल काम करते हैं, सिंपल मतलब ग्रोथ नेगेटिव मान लीजिए, सिंपल नेगेटिव ग्रोथ और कंपाउंड नेगेटिव ग्रोथ। यदि सिंपल नेगेटिव ग्रोथ है तो आप जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट हमेशा सेम रहता है और कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू रिड्यूस हो गई वो रिड्यूस फिगर पर हम फिर से रिडक्शन चेक कर रहे हैं। मतलब वो डेप्रिसिएशन की बात करें तो कौन सी मेथड का नाम है भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये सब एक फैमिली वाले हैं, एरिथमेटिक मीन, सिंपल इंटरेस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसमें एक ऐड करूं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गुजराती मीडियम वाले समांतर श्रेणी याद रखो। और जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है उसमें आएगा जीपी। तो ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल जो है ना, हमने सब अलग अलग जगह पर पढ़े हैं, आज मैंने सबको कंबाइन कर दिया कि ये सब एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आपको पता है सर, हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा, एपी पढ़ा, लेकिन ये कनेक्ट करना है। अब ये प्रोफेशनल कोर्स में यही काम है, जो डॉट्स अलग अलग बिखरे हुए उसको अभी हम कनेक्ट करेंगे कि ये सब एक मॉडल पे काम करते हैं। कौन सा मॉडल, तो ये जो है वो बोलते हैं एडिटिव मॉडल। सबको क्या बोलते हैं भाई, एडिटिव मॉडल, और दूसरा नाम है सिंपल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, सिंपल ग्रोथ मॉडल। और ये कौन सा हुआ भाई, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल या फिर कंपाउंडेड या कंपाउंडिंग ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही कैलकुलेशन हम पढ़ने वाले हैं, एक एडिटिव मॉडल और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत कहां से करें, शुरुआत करेंगे सिंपल, हमें सिंपल लगता है ना, उसका नाम ही सिंपल है। तो चलिए भाई बात शुरुआत करते हैं सिंपल से। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें सीधा हिसाब इतना ही है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसको मल्टीप्लाई करो एन, एन मतलब जो पीरियड है वो नंबर ऑफ ईयर्स, पीरियड ईयर्स में, मतलब सर 6 महीने हो तो हाफ ईयर मान के चलेंगे,
ठीक है, लेकिन यहाँ n का मतलब पीरियड ही होगा, और डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ, जिसमें p का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, r का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी पर एनम, ये याद रखो भाई, और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, लोग बोलते हैं इसको पीरियड, लेकिन पीरियड में कोई भी टाइम हो सकता है, यहां तो पीरियड इन ईयर्स ही होना चाहिए। तो सर 2 महीना हो तो 2/12 लिख देंगे, तो वो अल्टीमेटली 2 महीना मतलब 2/12 हो गया, तो पीरियड ईयर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा। चलिए, ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यदि मुझे एक्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल में ही इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर दूंगा, आया ना, मतलब 100 में हम 10 रुपए ऐड करके 110 लाते हैं, वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही है ना, ए। अच्छा, कोई बोलेगा कि P को ऐसे रखो, लेकिन I का मतलब तो PRN/100 है ही, तो यदि मुझे P कॉमन निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालनी है तो ये भी फॉर्मूला बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसी को कंफ्यूजन है, हाँ, ये P और ये I, ये दोनों को ऐड करूं तो A मिलेगा, उसमें कंफ्यूजन है नहीं, P प्लस I इक्वल्स टू A, वो समझ में आ गया, हाँ बस, तो P तो एज इट इज, I का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है सपोज यहाँ पर, तो I मतलब PRN/100, ये P और ये PRN/100। अब यदि मैं P कॉमन निकालू यहां से तो 1 बचेगा, और ये P प्लस P कॉमन में चला गया तो RN/100, तो फॉर्मूला हो गई एक्यूमुलेटेड अमाउंट की, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गई P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस RN/100। अब समझ में आ गया पूरा, ओके। और कई बार रिवर्स केस होता है, इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, पीरियड ये है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, ऐसा रिवर्स में पूछते हैं। तो जो भी पूछा हो, मान लीजिए कि हमें 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट करना है, क्योंकि ये P पूछा है तो 100 यहां चला जाएगा, ठीक है, और P पूछा है तो RN डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय RN, तो आपको मिल गया P। कोई बोले मुझे R चाहिए, तो ठीक है, R यहां ले लो, P यहां ले लो, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय PN। कोई बोले मुझे N चाहिए, हाँ तो ठीक है, फॉर्मूला में इतना ही चेंज करेंगे, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय PR। क्लियर, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में फर्स्ट पार्ट जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट, उसका बेसिक फॉर्मूला हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन में ये याद रखना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट अमाउंट हर पीरियड की सेम रहती है। यदि आपको बोले कि 3 साल का इंटरेस्ट 600 रुपया है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई एवरी ईयर 200 इंटरेस्ट था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेट होते हैं कि इस तरीके का सोचने के बाद आप जज कर पाओगे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है या कैसे निकालना है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, तो सर आप क्या करेंगे, आप सीधा एग्जांपल देख सकते हैं, बिल्कुल। सिर्फ एक बार पढ़ ले, सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, मीनिंग व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, क्या वर्ड लिखा भाई, ओनली ऑन प्रिंसिपल इनिशियली इन्वेस्टेड for each year of its use, it is called simple interest. In other words, if the interest is calculated uniformly on original principal throughout the loan period, it is called simple interest. समझ में आ गया भाई, और ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। फिर PRN का सेपरेट, A क्या है और A का कैलकुलेशन, इससे आगे सीधा कंपाउंड यार है तो छोड़ दो, अभी कुछ है ही नहीं काम, हम सीधा चले जाएंगे कैलकुलेशन। देखो हमारी प्रैक्टिस ये है कि कैलकुलेशन में पहले कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे,
सीधा एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल समझेंगे, सॉल्व करेंगे और बाद में एमसीक्यू पे जाएंगे। तो मैं न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा और उसके बाद में एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट पर पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 फॉर 2 ईयर एट 6%। भाई मैं तो इसको पहली बार है तो पूरा लिखना चाहिए, अदरवाइज आप सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। P 5200 इंटू 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100 हो गया। और कैलकुलेटर यूज करके सिर्फ आंसर निकालना है। कितना आ रहा है भाई? 624। कोई कंफ्यूजन है भाई? PR/N/100 ये टेक्निक यूज की है सर। ये तो हम हर कैलकुलेशन में, अकाउंट्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 100 बार करके आए हैं, कुछ नया नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6%? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 6% मतलब कितना होगा भाई? 120, 1 साल का, 2 साल का 240। हिसाब वहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। Third, Sania deposited 50,000 in a bank for 2 years with the interest of 5.5% per annum. How much interest would she earn? मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट। What will be the final value of investment? मतलब फाइनल वैल्यू में क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है वो 50,000 में ऐड कर देंगे। अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है, ठीक है ना? तो चलिए 1 2 3, 1 तो यहाँ है, 2 और 3 आप सॉल्व कर दीजिए अपने हिसाब से, सॉल्व इंडिपेंडेंटली। दिखाई तो दे रहा है ना भी सबको कि थोड़ा जूम करूं? अभी अभी बराबर है? तो चलो जल्दी से शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व सिर्फ किया था, लेकिन उसकी जरूरत है, अब अपने हिसाब से सॉल्व कर पाओगे। लिखो नोटबुक में 1 2 3 ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको भाई। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है भाई सबको? दो ही लोग बैठे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में तो वैसे किसी को डाउट नहीं है, हो सकता है थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो वह मैं दूर कर दूं। सानिया डिपोजिटेड 50,000 मतलब P इक्वल्स टू 50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5%, मतलब R equals to 5.5% या 5.5, N equals to 2, तो how much interest she would earn? तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो ये हो जाएगा PRN into 100, 50,000, 5.5, 2 डिवाइड बाय 100। ये फिगर कितना आ रहा है? 5500 आ रहा है, हाँ बराबर। लेकिन उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जिसका मतलब होता है P प्लस I। 50,000 तो है ही, प्लस 5500, तो ये हो जाएगा 55,500। एनी डाउट? चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या सजेस्ट करता है? A man earns ₹450 as simple interest, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 450 है। In 2 years मतलब N equals to 2 on certain sum invested, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, लैंग्वेज इंटरप्रेट करना प्रॉपरली, विद द कंपनी एट 12% पर एनम, मतलब आर का मतलब है
R equals to 12% per annum. और फाइंड द सम इन्वेस्टेड, इसका मतलब P क्या होगा ये पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय RN, एग्रीड। 100 इंटू 450 डिवाइड बाय 12 इंटू 2। आपका कैलकुलेटर तो आपके पास ही है ना, मैं कहां से लाऊंगा भाई। 1875 आ रहा है क्या? तो चलिए इसका आंसर 1875। एनी डाउट? चलिए अभी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे ये लगता है। आप लोग मैनेज कर पाते हो कि नहीं वो चेक करना है मुझे। कोशिश करो, फिर हम तो बैठे ही है इधर, और क्या काम करना है। इंटरप्रिटेशन सब आप ही को करना है, सोचो और बताओ। देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। यहां से थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, चलेगा ना? ये 4 क्वेश्चन, या किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या है? चलिए समझते हैं। यहां पर लिखा है भाई कि कपिल डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट पता नहीं, सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 years, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। चलो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कपिल रिसीव रुपीज 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। टर्म खत्म होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट, मतलब जो रिटर्न अमाउंट होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट होता है या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के टोटल अमाउंट मिलता है? मतलब ये सब मिला के मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट ये है बस। तो ये जजमेंट आना चाहिए। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। देखो भाई कपिल ने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की वो नहीं मालूम, हाँ लेकिन ये पता है कि आर जो है वो 6% है, एन जो है वो 15/2 है, अल्टीमेटली वही है 7.5 मतलब, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो रिटर्न हुई वो 101,500। अब मुझे पी नहीं मालूम तो इसका फॉर्मूला कंपलसरी यही यूज करना पड़ेगा। A इक्वल्स टू P 1 प्लस RN अपॉन 100, जिसमें A का वैल्यू 101,500 मालूम है, मिसिंग P है, R का मतलब 6 है, N का मतलब 15 है, डिवाइड बाय 100 इंटू 2, 15/2 लिखना है ना, इसकी वजह से। कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ पर? चलो तो 101,500 P को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 2 3 6, 15 इंटू 3, 1 प्लस 0.45, एग्रीड? मतलब 101,500 इक्वल्स टू P इंटू 1.45। 101,500 डिवाइड बाय 1.45 इक्वल्स टू P। तो P इक्वल्स टू 70,000 आ रहा है क्या? हाँ तो ठीक है भाई, अब समझ में आया? तो दिमाग में वो फॉर्मूला सर नहीं आई, भूल गए थे, बस यही है। तो सोचना पड़ेगा अभी, और कुछ नहीं। ओके चलिए तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ मैं डेमो सेशन नहीं होता तो यहीं से शुरू कर, लेकिन मैं सर को पूछ रहा हूँ यदि कल से रेगुलर में है तो आपको यहाँ से 6 से लेके 12 तक के क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। ट्राई करो, हो सकता है नहीं आएगा लेकिन कोशिश पहले करेंगे, डाउट बाद में सॉल्व होगा। कहां से भाई? 6 to 12 होमवर्क। सर मटेरियल सर अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है?
चलिए, और कोई स्टूडेंट बोले कि सर फोटो खींच लेते हैं, तो ऐसा बोला, मुझे ऐसा सुना ही दिया, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। क्या क्या प्रॉब्लम है? स्मार्ट स्टूडेंट है सर। हाँ वो कर देता हूँ, वैसी के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। बराबर है या जूम करने की जरूरत है? चलेगा ना? तरफ जूम कर दिए बस। रुको रुको रुको, फिर ये दूसरा प्रॉब्लम आएगा। हाँ ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना? 6 to 12 आपको कंप्लीट करने हैं। स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए तो मीटिंग एंड करते हैं। बाकी रह गया, ये लो। हो गया? चलिए मैं मीटिंग एंड करता हूं।